नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं राजधानी भोपाल की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम हाउस में टिफिन चर्चा होने वाली है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री और विधायकों को बुलाया है। टिफिन लेकर मंत्री विधायकों को बुलाया, जहां चुनावी तैयारी को लेकर चर्चा होने वाली है। अनुपूरक बजट पर भी सीएम चर्चा कर सकते हैं और साथ ही पार्टी की तरफ से विधायकों को नसीहत भी देने वाले हैं। तो देखिए, सीएम हाउस में टिफिन चर्चा होने वाली है और इस दौरान तमाम जो विधायक और मंत्री है इस टिफिन चर्चा में शामिल होंगे। और साथ ही चुनाव के मद्देनजर क्या क्या तैयारियां की जा रही है उसको लेकर तो रणनीतियां बनाई ही जाएगी, लेकिन विधानसभा का मानसून सत्र जो आखिरी सत्र है चुनाव से पहले वो होने वाला है और उसके मद्देनजर अनुपूरक बजट राज्य सरकार लाने वाली है और इसी अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा सीएम हाउस में हो सकती है। तो देखिए, पार्टी की तरफ से विधायकों को नसीहत भी दी जाएगी और चुनावी लिहाज से और उसके साथ ही विधानसभा सत्र के मद्देनजर ये बैठक काफी खास मानी जा रही है, जहां पर तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए बातचीत की जाएगी कि किस प्रकार से मंत्री और साथ ही विधायक अपने क्षेत्र में सक्रिय है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। और भी चुनाव को लेकर कई सारी रणनीतियां बनाई जाएगी। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और ऐसे में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी राज्य सरकार कर रही है और कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें पास कराने की कवायद भी सदन में की जाएगी राज्य सरकार की ओर से। और इसी की तैयारियों में अब ये टिफिन बैठक की जाएगी जिसमें इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होने वाली है और सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसलिए ये बैठक चुनावी लिहाज से और विधानसभा सत्र के लिहाज से ये काफी खास मानी जा रही है। तो देखिए, विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है मध्य प्रदेश में और विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी सत्र होगा। ऐसे में राज्य सरकार का यही प्रयास रहेगा कि जनता को किस प्रकार से आकर्षित किया जा सके, लुभाया जा सके। और ऐसे में कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा की जाएगी। और उसके साथ ही अगर बात कर ली जाए तो अनुपूरक बजट को लेकर भी राज्य सरकार तमाम मंत्री और विधायकों से चर्चा करने वाली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए। विवेक, सीएम हाउस में टिफिन चर्चा होगी और चुनावी लिहाज से और साथ ही विधानसभा के मानसून सत्र के लिहाज से ये बैठक काफी खास है। कौन कौन सी चर्चाएं इसमें हो सकती है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास में डिनर डिप्लोमेसी का कार्यक्रम जरूर चलेगा, लेकिन इस बार बदलाव किया गया है। इस बार कहा गया है कि मंत्री सभी जो कैबिनेट में शामिल होंगे वो टिफिन लेकर आएंगे। साथ साथ विधायकों को भी इसमें मौजूद रहने के लिए कहा गया है जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री पहले मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे, उसके बाद विधायकों से भी संभवतः चर्चा कर सके। और आज शाम को ये बैठक होगी और इसमें अनिवार्य रूप से ये कहा गया है कि सभी मंत्री भोपाल में मौजूद रहेंगे। खासतौर पे ये प्लानिंग की जा रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, जिन्हें उनके पास जिन जिलों का उनके पास प्रभार है, वहां की स्थिति क्या है, इसको लेकर सीएम रिपोर्ट लेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि कैबिनेट बैठक में कई ऐसे एजेंडे हैं जिनको लेकर सरकार बड़े स्तर पर फैसला कर सकती है। और पिछले दिनों ये देखा गया था कि जब पिछली कैबिनेट हुई थी, कई मंत्रियों की तरफ से ये सुझाव थे कि कुछ नए बदलाव नीतियों में किए जा सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहे हैं, मुख्यमंत्री खासतौर पर उन मंत्रियों के साथ चर्चा करना चाहते हैं जो पिछले कई समय से सुर्खियों में रहे और उनके सुर्खियों में रहने के कारण क्या थे, क्या अंदर की वजह थी, जिसको लेकर काफी ज्यादा कई मामलों में तूल पकड़ा। जैसे कि सागर का मामला था, वहां के 3 मंत्रियों के बीच में आपसी खटपट की वजह से पार्टी की छवि खराब हुई थी। ठीक इसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री टिफिन पार्टी के साथ आज मंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे। जी, तो किस प्रकार से पार्टी को बेहतर बनाया जा सके और साथ ही कई सारे ऐसे मुद्दे हैं विधानसभा सत्र को लेकर और चुनावी लिहाज से जिस पर आज चर्चा होने वाली है। बहुत शुक्रिया विवेक, और आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, सीएम हाउस में टिफिन चर्चा होने वाली है और इस टिफिन चर्चा में विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर और मानसून सत्र को लेकर चर्चा होने वाली है। और इस दौरान तमाम मंत्री और विधायक भी इस बैठक में शामिल होंगे और बातचीत की जाएगी कि किस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में सक्रिय है और योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जा रहा है।
राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तबादलों की समय सीमा खत्म हो चुकी है। जिला स्तर पर समय सीमा खत्म हो चुकी है, जहां तबादलों की अब तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। 31 जुलाई तक प्रतिवेदन देना होगा। साथ ही सीएस और डीजीपी को प्रतिवेदन देना है। सीएम शिवराज ने अवधि बढ़ाई थी, जहां मंत्रियों के अनुरोध पर यह अवधि बढ़ाई गई थी। अब ये अवधि खत्म हो चुकी है और साफ तौर पर कह दिया गया है कि अब तबादलों की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। ज्यादा जानकारी लेंगे और विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। हमारे साथ में विवेक, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए। विवेक, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में साफ तौर पर कह दिया था कि 3 साल तक लगातार काम करने के बाद में अब एक ही जगह पर अधिकारी और अधिकारी नहीं टिके रहेंगे और इसी की वजह से अब तबादलों का दौर शुरू हो चुका था। लेकिन लगातार मंत्रियों के द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि जो तबादले की तारीख है वो बढ़ाई जाए, लेकिन अब साफ तौर पर कह दिया गया है कि तबादलों की तारीख अब नहीं बढ़ेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर तबादला करने की अवधि शुक्रवार को पूरी हो गई है और मंत्रियों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली कैबिनेट जब हुई थी तब उस दौरान ये कहा था कि 7 दिन का समय और बढ़ाया जाएगा और अब ये अवधि पूरी हो चुकी है। अब इस अवधि को फिर से नहीं बढ़ाया जाएगा और राज्य स्तर पर तबादलों की प्रक्रिया विधानसभा मानसून सत्र के बाद पूरी कर ली जाएगी। 31 जुलाई तक मुख्य सचिव और डीजीपी को तबादले करके प्रतिवेदन निर्वाचन आयोग को देना है। उसमें अधिकारियों की प्राथमिकता के आधार पर हटना है। जिनका एक ही जिले में 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं उन्हें पहले हटा लिया जाएगा और सामान्य प्रशासन विभाग का कहना है कि जिला स्तर पर तबादला करने के लिए 30 जून का समय दिया गया था, लेकिन प्रभारी मंत्रियों ने व्यस्तता का कारण बताते हुए मुख्यमंत्री के सामने ये बात रखी थी और इसके बाद 7 जुलाई तक ये अवधि कर दी गई थी। लेकिन अब यह व्यवस्था लागू नहीं होगी और सबसे महत्वपूर्ण है कि 31 जुलाई से पहले अधिकारियों को ये तबादले करने के लिए निर्देश दिए हैं और इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देना है और इसमें कलेक्टर, अपर कलेक्टर और अनुभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारियों के तबादले होंगे। वहीं डीजीपी, महानिरीक्षक से लेकर उप पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों के तबादले करेंगे और विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 11 जुलाई से विधानसभा मानसून सत्र के बाद यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर कहा था कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तबादलों को लेके और जो 3 साल का टेन्योर है एक ही जिले या एक ही स्थान पर पदस्थ रहने वाले कर्मचारियों या अधिकारियों को हटाया जाए, इसको लेकर जीएडी और गृह विभाग दोनों ही मशक्कत कर रहे हैं। साथ ही पुलिस मुख्यालय भी इस बात की पड़ताल कर रहा है कि आखिर कौन से वो अफसर हैं जिनका समय 3 साल तक एक ही जिले में रहा और उनकी पोस्टिंग रही। ऐसे में बड़े पैमाने पे अधिकारी हटाए जाएंगे। हालांकि एसपी और कलेक्टर से इसकी शुरुआत सरकार ने कुछ महीनों पहले ही कर दी थी। चुनावी जमावट को देखते हुए अफसरों की पोस्टिंग की गई थी। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए कि चुनावी लिहाज से अब ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि लगातार जो तबादले की तारीख बढ़ाने की गुजारिश मंत्रियों के द्वारा की जा रही थी अब वो खत्म हो चुकी है और विधानसभा के मानसून सत्र के बाद से ही अब तबादलों का दौर शुरू हो जाएगा। फिलहाल के आप हमारे साथ में बने रहिए विवेक, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, तबादलों की समय सीमा खत्म हो चुकी है और अब साफ तौर पर कह दिया है कि अब मानसून सत्र जैसे ही खत्म होगा उसके बाद में अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। अब एक और बड़ी खबर की ओर रुक कर लेते हैं, जो कि राजधानी भोपाल से है, जहां पर एमपी में दस्तक अभियान 18 जून से दस्तक अभियान चल रहा, जहां घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की जांच की जा रही है। बाल मृत्यु में कमी लाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जहां गंभीर बीमारियों की पहचान होगी और साथ ही 5 वर्ष तक के बच्चों का परीक्षण भी करेंगे और वहीं बीमार बच्चों के इलाज का प्रबंध भी होने वाला है। तो देखिए, राज्य सरकार की ओर से दस्तक अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर जो तमाम कुपोषित बच्चे हैं उनकी जांच की जाएगी और 18 जून से ये दस्तक अभियान चल रहा है। अब इसी के मद्देनजर जो बच्चों में तमाम बीमारियां पाई जाती है, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, उसका परीक्षण किया जाएगा और उसकी समस्या का निराकरण भी इस दस्तक अभियान के तहत किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे और विस्तार से जानेंगे। हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, 18 जून से दस्तक अभियान चल रहा है, राज्य सरकार की यही प्रयास है कि जो कुपोषित बच्चे हैं उनसे जो कुपोषण है उसको दूर किया जाए और वो तंदुरुस्त रहे और इसी का प्रयास यहाँ पर दस्तक अभियान के तहत किया जा रहा है।
देखिए, मध्य प्रदेश में कुपोषण की स्थिति किसी से छुपी नहीं है और जी। कुपोषण के साथ साथ अति कुपोषण की संख्या लगातार बढ़ी है। और महिला बाल विकास ने पिछले ही दिनों एडवाइजरी जाते हुए ये कहा है कि सभी जो जिला महिला बाल विकास अधिकारी हैं वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग करेंगे कि कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को बेहतर आहार मिल रहा है या फिर नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के करीब 12 ऐसे जिले चुने गए हैं जहां सबसे ज्यादा कुपोषित और अति कुपोषित बच्चे पाए गए हैं। और ठीक इसी लिहाज से मध्य प्रदेश में दस्तक अभियान की शुरुआत 18 जून से की जाएगी और सभी को निर्देश ये दिए गए हैं कि घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की जांच की जाएगी, जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को ये रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर दस्तक अभियान के जरिए बाल मृत्यु में कितनी कमी आई है और गंभीर एनीमिया, कुपोषण, नवजात विकृतियां और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी पहचान की जाएगी। 5 वर्ष तक के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, बीमार बच्चों का इलाज का भी प्रबंध किया जाएगा और इसकी पूरी व्यवस्था आंगनबाड़ियों के जरिए शुरू होगी। और ये देखा जाएगा कि आखिर इन बच्चों के कुपोषण में सुधार क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार कुपोषण से मुक्त करने के लिए कई योजनाएं चला रही है। उनके लिए पोषण आहार और उनकी माँ के लिए पोषण आहार के साथ साथ जो डाइट है, इसके अलावा क्या उनकी कुपोषण को दूर करने के लिए क्या राज्य सरकार की तरफ से कदम उठाए जा सकते हैं, इसको लेकर काफी प्लानिंग सरकार कर रही है। और इसके बाद भी कुपोषण की स्थिति मध्य प्रदेश में जस्ट तक बनी है। ये एक बड़ा विषय भी है सरकार के लिए, इसलिए सरकार ने ये फैसला किया है कि 18 जून से घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की जांच की जाए। इसके अलावा जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनको अगर इलाज का प्रबंध कराना है तो जिला अस्पताल के अलावा और भी अगर उनकी कोई बीमारी है तो इसको लेकर क्या राज्य सरकार कदम उठाया जा सकता है, राज्य सरकार उठा सकती है, इसको लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जी विवेक, अगर मध्य प्रदेश में एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात कर ली जाए तो जिसमें सामने आया था कि ऐसे लाखों बच्चे हैं जो कुपोषण, खून की कमी का शिकार और गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते हैं। ऐसे में राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है कि कुपोषण को दूर किया जाए और ये जो तमाम बीमारी है और उसके इलाज के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है राज्य सरकार की ओर से? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये स्थिति राज्य सरकार के पास देखी जाती है कि आखिर कुपोषण की वजह क्या है। और जो पिछले साल जो एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई जिसमें ये बताया गया था कि कुपोषित बच्चों की संख्या 20,000 से ऊपर है और जो रिपोर्ट बाद में 6 महीने के बाद आई उसमें ये बताया गया कि 21,000 के पास संख्या हो गई है। और भोपाल सहित जो 7 संभाग है, ग्वालियर, इंदौर, चंबल, सागर, उज्जैन, यहाँ पे सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे थे। और जिसके बाद राज्य सरकार ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा था कि अति कुपोषित बच्चों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। और जब इस बात की जानकारी सरकार के पास पहुंची तो आंगनबाड़ियों में जो डाइट प्लान है उसको बदलने की व्यवस्था की गई थी और इसी बात को लेकर अंडा या दूध दिए जाने को लेकर विवाद था। लेकिन सरकार ने ये फैसला किया कि जो अति कुपोषित बच्चे हैं उनकी माँ के खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा, जिससे मध्य प्रदेश को कुपोषण से मुक्त किया जाए। और जो कुपोषित जो कुपोषण है इसको लेकर जो मॉनिटरिंग का स्तर है वो हर सप्ताह करने के लिए महिला बाल विकास अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए गए थे। जी, और बिल्कुल राज्य सरकार की ओर से तो विवेक लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर ली जाए तो वहां पर माता पिता का जागरूक होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पौष्टिक आहार बच्चों को नहीं मिलता है और इसी की वजह से वो कुपोषण का शिकार होते हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश में 18 जून से दस्तक अभियान चल रहा है। इस दौरान घर घर जाकर कुपोषित बच्चों की जाँच की जा रही है और ऐसे में कोई गंभीर बीमारी अगर उनमें पाई जाती है तो उसका परीक्षण किया जाता है और इसका इलाज का प्रबंधन भी राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि किस प्रकार से कुपोषण को मध्य प्रदेश से दूर किया जा सके। राजधानी भोपाल से एक और बड़ी खबर, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ बागेश्वर की कथा कराएंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ये कथा कराने वाले हैं, जहां छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री से पाठ कराएंगे। कथा के लिए कमलनाथ चर्चा भी कर चुके हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से चर्चा कर चुके हैं, जहां 1-2 दिन के अंदर तय कर दी जाएगी तारीख कि कौन सी तारीख पर धीरेन्द्र शास्त्री छिंदवाड़ा में
पाठ करने वाले हैं। तो देखिए, चुनावी लिहाज से लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता जो धीरेन्द्र शास्त्री के काफी पॉपुलैरिटी की वजह से अब कथा कराने में जुटे हुए और इसी के मद्देनजर अब पीसीसी चीफ भी छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री से पाठ कराने वाले हैं। ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए हैं। विवेक, देखा जाए कि जैसे जैसे चुनाव आता है वैसे वैसे एक बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जाता है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की बात करती है, धर्म की, और चुनावी धर्म का नाम भी लगाया जाता है, लगातार आरोप भी लगाया जाता है बीजेपी के ऊपर और इस कांग्रेस के ऊपर। और वैसे ही अगर देखा जाए तो अब साफ तौर पर जिस प्रकार से धीरेन्द्र शास्त्री की पॉपुलैरिटी बढ़ी है और ऐसे में मध्य प्रदेश की काफी ऐसी जनता है जो कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो कथा होती है वहां पर पहुंचते हैं। अब इसी का फायदा उठाते हैं पीसीसी चीफ कमलनाथ नजर आने वाले हैं, जहां छिंदवाड़ा में वो धीरेन्द्र शास्त्री का पाठ कराएंगे। देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते आ रहे हैं, नेताओं और जनप्रतिनिधि की डिमांड पर कथावाचक सक्रिय हो रहे हैं और पिछले ही दिनों राजधानी में धीरेन्द्र शास्त्री और सहित कई और कथावाचकों ने यहाँ प्रवचन दिया और सुर्खियों में रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जब भी कोई कथा करते हैं तो वो विवादों में आ जाते हैं और ये सिलसिला आज का नहीं है, इससे 3 से 5 महीने से यही सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश सहित देश के अलग अलग राज्यों में धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा की और इसके बाद विवाद की स्थिति बनी। ठीक अब कमलनाथ भी इसी ट्रैक से आ चुके हैं और कमलनाथ ने यह फैसला किया है कि बागेश्वर धाम की कथा छिंदवाड़ा में कराई जाए। इससे पहले भी कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात कर चुके थे और धीरेन्द्र शास्त्री ने भरोसा दिया था कि छिंदवाड़ा में वो जरूर कथा करेंगे और ठीक इसी लिहाज से 1-2 दिन के अंदर ये फाइनल कर लिया जाएगा कि आखिर छिंदवाड़ा में कौन सी तारीख और कौन सी जगह में पाठ किया जाएगा। जैसा कि कमलनाथ को लेकर कांग्रेस ये अक्सर बताने से चूकती नहीं है कि सबसे बड़े जो हनुमान भक्त है वो कमलनाथ है और हनुमान बजरंगबली की जो एंट्री है वो कर्नाटक चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश में भी दस्तक दी है और इसी बात को लेकर अब जो कमलनाथ है वो छिंदवाड़ा में ये कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। इससे पहले भी कई धार्मिक आयोजन कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ करा चुके हैं और ये कहते हैं कि मैं हिंदू हूं लेकिन मूर्ख नहीं हूं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी जरूर इस मामले को कैश कराएगी और इसे बुराने की कोशिश करेगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस से ये आरोप लगते रहे हैं कि हिंदू समाज से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो कांग्रेस अक्सर किनारा कर देती है। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो मंदिरों की तरफ कांग्रेस का रुझान ज्यादा हो जाता है। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और कई और बड़े नेता मंदिर जाने लगते हैं। तो ऐसा ये आरोप बीजेपी की तरफ से अक्सर लगता है कांग्रेस पर। लेकिन कमलनाथ ये साफ कर चुके हैं कि मेरी भक्ति की बात मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता और ये कोई प्रशंसा का विषय नहीं है कि कौन कितना बड़ा भक्त है। ठीक इसी लिहाज से ये आयोजन छिंदवाड़ा में किया जाएगा। जी बिल्कुल विवेक, और जब भी अगर कांग्रेस इस प्रकार की प्रयास करती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से अक्सर सवाल भी उठाए जाते हैं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर अब आम आदमी पार्टी भी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। अब आपको बता दें कि आगे निकलने की तैयारी में आम आदमी पार्टी है, जहां कांग्रेस बीजेपी से आगे निकलने की तैयारी यहां पर की जा रही है। 10 जुलाई से प्रचार प्रसार शुरू करेंगी, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार होगा और साथ ही आप कार्यकर्ता घर घर में दस्तक देंगे, दिल्ली और पंजाब की उपलब्धियां बताएंगे, पानी, बिजली, इलाज और उसके साथ ही सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। और अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की है और जिस प्रकार की योजनाएं हमने वहां पर लॉन्च की है, उसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही सौगातें दी जाएगी अगर हमारी सरकार आती है। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो पानी, बिजली, इलाज, सिलेंडर मध्य प्रदेश की जनता को मुफ्त देंगे, जिस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में दिए जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में विवेक लगातार जुड़े हुए। विवेक, अरविंद केजरीवाल जब मध्य प्रदेश आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी और साथ में ये भी कहा था कि हाँ, मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं, इसमें अगर किसी पार्टी को दिक्कत है तो वो बताए। और अब इसी के मद्देनजर साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब वो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात कर ली जाए तो किसका गणित बिगड़ते हुए नजर आ रहा है?
देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के सामने चुनौती आम आदमी पार्टी है और खास तौर पे शहरी इलाकों में आम आदमी पार्टी का रुझान भी है। ये बात खुद कांग्रेस और बीजेपी मान चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा है और ठीक इसी लिहाज से आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से आगे निकलने के लिए तैयारी कर रही है और विधानसभा चुनाव को लेकर 10 जुलाई से पूरे प्रदेश स्तर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस बात की घोषणा पिछले दिनों जब 1 जुलाई को अरविंद केजरीवाल और भगवत मान पंजाब के मुख्यमंत्री है वो जब मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि मध्य प्रदेश में बिजली पानी से लेकर सिलेंडर तक मध्य प्रदेश के लोगों को मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर अरविंद केजरीवाल को मध्य प्रदेश का टारगेट क्यों दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, राजस्थान में भी चुनाव है, इसके अलावा कोई अन्य राज्यों में है। दरअसल हिंदी भाषी क्षेत्र में जो सरकार की योजनाएं हैं उसको लेके आम आदमी पार्टी बड़े स्तर पर प्लानिंग कर रही है। ठीक पंजाब और दिल्ली के तर्ज पर ही लोगों को सहूलियत देने के लिए पूरी कवायद की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी ये कह चुकी है कि बीजेपी अक्सर चुनावी बोर्ड पर रहती है और ये दिखाई भी दे रहा है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति तो साफ नहीं है क्योंकि अभी तक वचन पत्र तक तैयार नहीं हुआ है। ये कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा आम आदमी पार्टी कितना मध्य प्रदेश में कमाल कर पाएगी, कितना डैमेज कर पाएगी, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल विवेक, और देखा जाए तो आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से अगर नगर निकाय चुनाव की बात कर ली जाए तो वहां पर सिंगरौली में रानी अग्रवाल जो कि आम आदमी पार्टी की ओर से वो महापौर बनी थी और ऐसे में कहीं ना कहीं पैर तो जमा चुकी है, लेकिन किस प्रकार से मजबूती में विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आता है और आम आदमी पार्टी को कितनी बढ़ोतरी मिलती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के बाद में आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे में 10 जुलाई से अब इसका प्रचार प्रसार भी शुरू होने वाला है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।